नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं जन्म कुंडली अध्ययन करने के लिए। एक जन्म कुंडली लेकर आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। यह जन्म कुंडली है बिहार के मुजफ्फरपुर में जन्मे एक युवक की। एक ऐसा युवक जो वर्तमान समय में मेडिकल की तैयारी कर रहा है, परंतु पिता चिंतित हैं पढ़ाई में इस युवक के मन न लगाने के कारण। क्या कारण है, किस कारण से जातक का मन भटक रहा है, जानेंगे। और भी कई प्रश्न हैं पिता के, उन सभी प्रश्नों का जवाब हम ढूंढेंगे इस जन्म कुंडली में। तो आप भी तैयार हो जाइए इस जन्म कुंडली का अध्ययन करने के लिए। जन्म की तारीख नोट कर लीजिए। जन्म की तारीख है 6 फरवरी 1998 और जन्म का समय है दोपहर 3:02 और जन्म स्थान मुजफ्फरपुर बिहार। शुक्रवार के दिन युवक ने जन्म लिया माघ मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मृगशिरा नक्षत्र के प्रथम चरण में। देवगण वृषभ राशि, यह भूमि तत्व की राशि है, शुक्र इनके राशिश होते हैं। अब गौर करिए, इस बालक की जो कुंडली है वो मिथुन लग्न की है, वायु तत्वीय लग्न, और राशि कैसी है तो भूमि तत्वीय। अगर वायु तत्वीय लग्न है और अग्नि तत्वीय राशि हो जाए तो चलेगा। वायु तत्वीय लग्न है, वायु तत्वीय राशि हो जाए तो जबरदस्त। वायु तत्वीय लग्न और भूमि तत्वीय राशि, इसमें कोई बेहद सामंजस्य है ऐसा नहीं कहा जा सकता। अभी कल ही मैंने बताया था, कल या परसों, कि लग्नेश कुंडली के अष्टम भाव में बैठे तो निसंदेह अवयोग होता है। यह जातक को जीवन काल में संघर्ष कराने वाला होता है। लेकिन एक बात अवश्य है कि लग्नेश अष्टमस्थ हो तो जातक बुद्धिमान होता है, या यूं कहें कि ज्ञानी होता है। बुद्धिमान शब्द ठीक नहीं होगा, बुद्धि जिसकी तीव्र हो वो बुद्धिमान होगा, लेकिन ज्ञानी शब्द सही है, क्योंकि ज्ञानी का अर्थ है ज्ञान जो कई बार व्यक्ति को दिया नहीं जाता, उसको दिया नहीं जाता, खुद ब खुद अंदर से निकल आता है। तो लग्नेश अष्टमस्थ हो तो जातक ज्ञानी होता है, अलौकिक शक्तियों में उसे विश्वास बेहद होता है। और मैंने कहा था कि जब उसे खुद किसी चीज पर विश्वास हो तो दूसरों को भी वो विश्वास दिला सकता है। अब एक और प्रश्न खड़ा होता है कि लग्नेश इस जातक की कुंडली के अष्टम भाव में बैठे हैं, बुध सूर्य के साथ युति बनाकर बुधादित्य योग, और कैसे हैं तो ये 12 अंश पर अस्त स्थिति में है। तो 10 अंश से ऊपर, 12 अंश से ऊपर होने के बाद बुध प्रभावी रहते हैं, उनका प्रभाव बहुत अच्छा मिलता है। लेकिन अब सवाल प्रायः लोगों के मन में उठता है कि मेरे कुंडली में ये योग है लेकिन तृक भावों में लगा हुआ है, क्या यह मान्य है? अब यहीं पर यह प्रश्न उठा करके देखिए, क्या यह योग मान्य है? अगर आप मुझसे पूछे तो मैं जवाब दूंगा जी हां, बिल्कुल मान्य है। क्यों? क्योंकि सूर्य को अष्टम का दोष नहीं होता और लग्नेश अष्टमस्थ जाकर के बैठे, निसंदेह इसमें कहीं कोई संशय नहीं कि इस जातक के जीवन काल में संघर्ष तो होगा। और उसका पहला कारण बना वायु तत्वीय लग्न और भूमि तत्वीय राशि। 50% लग्न का प्रभाव, 50% राशि का प्रभाव। 50% लग्न हमेशा कुछ नया पाने की चाह रखेगा, और वृषभ ये राशि जो है ये भूमि तत्वीय राशि स्थिर। हालांकि वृषभ राशि में प्लस पॉइंट ये है कि इस राशि के जातक मेहनती बहुत होते हैं, जीवन काल में मेहनत से सब कुछ पाना चाहते हैं। लेकिन वायु तत्व का जो लग्न होता है वो मेहनत से सब कुछ पाना चाहे, मैं ऐसा नहीं कह सकता। वो तीव्र गति से पाना चाहता है, वो मेहनत करके पाए, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है, परंतु उसकी चाह बहुत तीव्र होती है। अब जरा इन दोनों का मैच करिए। किसी भी व्यक्ति के जीवन काल में वो जग से कब जीतता है? जब वो खुद से जीत जाए, भीतर से जीत जाए तो वो जग से जीतता है। वायु तत्वीय लग्न तुरंत पाने के लिए इसको प्रोत्साहित करे, और भूमि तत्वीय जो राशि है उसे मंथर गति से सब कुछ पाने की आदत भी है, और वो मेहनत करने से चूकना नहीं चाहता, यानी लड़ाई भीतर है। तो बुधादित्य योग में ऐसा कोई कमी नहीं है, वो है, लेकिन संघर्ष। सवाल उठता है कि राजयोग कितना दे सकेगा? तो निसंदेह इसका प्रभाव 100% तो कभी नहीं होगा। 55% से 60% के बीच इस बुधादित्य योग का प्रभाव होगा, यानी नगण्य नहीं है। 55 से 60%, क्योंकि बुधादित्य योग एक सामान्य योग है, तब तक वो जबकि बाकी के भावों में लगा हो। वही बुधादित्य योग केंद्र के घरों में और नवम पंचम में हो जाए तो अत्यंत श्रेष्ठ राजयोग माना गया है। फिर से नोट करिए कि बुधादित्य योग एक सामान्य योग है,
तब तक जबकि वो बाकी के घरों में लगा हो, लेकिन केंद्र और त्रिकोण में लग जाए तो वो अत्यंत श्रेष्ठ उच्च कोटि का राजयोग बन जाता है। अब इस बालक की कुंडली में केतु, मंगल, गुरु 3 ग्रह भाग्य भाव में, शनिदेव का संबंध 10वें भाव से और शनिदेव की दृष्टि चंद्रमा पर। सदैव मैंने कहा कि चंद्रमा पर शनि की दृष्टि पड़ने का मतलब ही है कि यह जीवन काल में मानसिक अशांति और परेशानियों को आपने निमंत्रण दे दिया है। अब चंद्रमा उच्च राशि में हो और नीच राशि में हो, पूर्णिमा के हो और अमावस्या के हो, अवस्था दोनों तीनों लगभग एक ही होती है कि ऐसे जातकों के अंदर कल्पनाएं चलती रहती हैं दिन भर कुछ न कुछ। तो ऐसा कौन व्यक्ति है जो दिन भर कुछ ना सोचता हो? नहीं, सोचने वाले तो सभी हैं, दिन भर सोचते हैं, लेकिन कई बार ख्याली पुलाव पकने लगना वो थोड़ा ज्यादा हो जाता है चंद्रमा के उच्च और नीच होने में, ये संभावनाएं बढ़ जाती हैं। विशेषकर अगर चंद्रमा शुभ ग्रह से दृष्ट ना हो तब तो स्थिति और ज्यादा हो जाती है। गजकेसरी योग, गुरु चंद्रमा का संबंध चौथे 10वें का, लेकिन अगर दृष्टि वाइज देखें तो दृष्टि पड़ रही किसकी? तो शनि की। तो गजकेसरी योग होकर के भी अब कितना लाभ उसका मिले, इस पर आगे हमारी चर्चा होगी। प्रिय दर्शकों, एक बात बता दूं, मिथुन लग्न को ज्योतिष शास्त्र में श्रेष्ठतम लग्नों में से एक माना गया है। निसंदेह इस लग्न के जातक किसी चीज पर बहुत लंबे समय तक टिकने में विश्वास नहीं करते। कोई काम कुछ दिन करने के बाद इनका जी उब जाता है उस काम से और फिर कुछ नया करने की सोचते हैं। एक बालक कैसा होता है? एक बालक जिसका स्वभाव होता है जब भी वो नया खिलौना देखता है मां बाप से उस खिलौने के लिए मचल जाता है और कहता है आखिरी बार ये दिला दो, फिर नहीं मांगूंगा। और जैसे ही वो खिलौना मिलता है कुछ ही दिनों के बाद उस खिलौने से उसका जी उब जाता है। बस ऐसा ही है मिथुन लग्न। हमेशा अगर आप मिथुन लग्न के हैं तो ये बात आपके ऊपर 120% घटित होगी। आपके अंदर बदलाव की जो आदत है, अगर आप मुझसे पूछें कि क्या ये बुरा है, मैं कहूंगा ना, आपका यही बदलाव। हाँ, कई बार इसी के लिए कहा गया कि मिथुन लग्न को जीवन काल में वो कई बार हासिल हो ही नहीं पाता जिसके लायक वो होता है, कारण यही बदलाव। लेकिन अगर आपके बदलाव को आपसे छीन लिया जाए तब भी आप जीवन काल में आप सफल नहीं हो पाएंगे। यानी बदलाव ही आपकी सफलता की मूल कुंजी है और बदलाव ही आपकी असफलता का। तो मिथुन लग्न द्विस्वाभाविक लग्न है, बीचों बीच की स्थिति को पार कर जाए, कुंडली में बहुत अच्छी स्थिति हो तो। अब देखा जाए तो उनकी कुंडली में भाग्य भाव में शनि गुरुदेव आकर के बैठे हैं और भाग्य भाव में गुरुदेव का होना अपने आप में बहुत श्रेष्ठ माना जाएगा। और वहीं गुरु और शनि ने आपस में जो परिवर्तन किया है, धर्म कर्माधिपति योग, ये इस जातक की कुंडली में बहुत अच्छा है। मैं योगों में फंस जाऊंगा। बाकी के प्रश्न पिता ने पूछ डाले हैं, पहले उन प्रश्नों की ओर चलते हैं। पिता ने पूछा है, पढ़ाई कर रहा है मेडिकल में, परंतु 2 साल से आगे की पढ़ाई कैसी रहेगी? और अभी इन्होंने जो आगे का प्रश्न जोड़ा है कि पढ़ने में विगत 1 साल से बहुत मन नहीं लगा रहा, दोस्तों से ज्यादा लगाव, बहुत जिद्दी और गुस्सा करना। मुझे लगता है कि यह प्रश्न ज्यादा पूछने वाला नहीं, क्योंकि मिथुन लग्न का स्वभाव ही होता है क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, बहुत जल्दी गुस्सा आना और बहुत जल्दी गुस्सा शांत हो जाना। लेकिन यह बालक ऐसा क्यों कर रहा है? 1 वर्ष से मन न लगाना। असल में देखा जाए तो इस बालक की अब आखिरी राहु की महादशा वो आखिरी चरण में आ गया, तो राहु तो इसकी कुंडली में बहुत अच्छी स्थिति में है। फिर मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? मैंने बताया था इसके लिए कि राहु की महादशा बाल्यकाल में आ जाए तो वो चाहे कितना भी अच्छा प्रभाव देने वाला हो, शिक्षा को वो मार देते हैं। पापक ग्रह कुछ ऐसी चीजों को नुकसान पहुंचा देते हैं जो जिंदगी का बेस है। जैसे रिश्ता कहीं ना कहीं आपके जीवन काल में आपका बेस है, पापक ग्रह रिश्तों को समाप्त कर देते हैं। राहु बेस है शिक्षा, बाल्यकाल में आ जाए तो चिड़चिड़ापन, बुद्धिया विहीन, मति विभ्रम सर्वशून्य, व्यक्ति को बुद्धि से भ्रमित कर देता है, बुद्धि से विहीन कर देता है। तो ये कारण है इस जातक के शिक्षा में बाधा आने का। और चिड़चिड़ा जिद्दी तो कहीं ना कहीं इसका स्वभाव, राहु भी वही काम करा देते हैं। अब रही बात मित्रों के साथ ज्यादा जाना, देखिए ये बालक आपका मित्रों में ज्यादा जाए, ये भी बड़ा आश्चर्य का विषय है। इसकी राशि का प्रभाव होगा जिसके चलते ये मित्रता में घुल मिल रहा है, जबकि इसके मूल स्वभाव में नहीं है। मित्र कभी बना ही नहीं सकता। मिथुन राशि का है और मिथुन लग्न का है, इसके मित्र बहुतायत कभी नहीं होंगे। गिने चुने इक्का दुक्का मित्र ही इसके जीवन काल में रहने वाले हैं, इसके मित्र नहीं होंगे। सो ये राहु की महादशा में भटकाव है, मित्रता तो समाप्त हो जाएगी। मित्रता के मामले में ये लग्न बहुत आगे नहीं है। अब आगे जो पूछा है आपने कि 2 साल से ये पढ़ाई कर रहा है मेडिकल का, देखिए मैं आपको बता दूं कि ये मंगल इस जातक की कुंडली में कैसे हैं, तो भाग्य भाव में बैठे हैं जो कि सर्वाधिक का कारक, लेकिन ये मंगल नौमांश में भी कुंभ राशि में बैठा होने के कारण वर्गोत्तमी है। देवगुरु बृहस्पति की अगर हम बात कर ले तो देवगुरु बृहस्पति भाग्य भाव में बैठकर के लग्न को देख रहे हैं। गुरु और मंगल के संबंध को देखिए, शनिदेव का 10वें भाव में होना, मुझे लगता है कि आने वाले समय में गुरु की ही महादशा इस बालक को चलने वाली है। बस थोड़ा सा समय और ये बालक काट ले किसी तरह से, और बस इस थोड़े से समय में आप लोग इस बालक को मोटिवेट करके आगे बढ़ाने का, नोट करिए कि केवल कुंडली कुछ नहीं कर सकती, न बना न बिगाड़,
और बनाना तो खैर योग अपनी जगह पर, कुंडली में कुछ भी हो कुछ नहीं होने वाला, परिस्थितियां, देश काल और परिस्थिति के साथ ही हम लोग चल रहे हैं। तो अगर आप लोग इस बालक पर काम करें, आप लोग इस बच्चे पर समय दें, इसको मोटिवेट करें, तो निसंदेह आने वाले समय में अपना मेडिकल क्लियर कर लेगा। इसमें कहीं कोई सनसनी, विशेष करके गुरु की महादशा इसके लिए सपोर्ट करने वाली होगी। आपने एक प्रश्न पूछा है, आजन्म स्वास्थ्य कैसा रहेगा, यह प्रश्न आपने पूछा है। देखिए, इस लग्न की स्थिति को देखा जाए तो मुझे लगता है कि कोई विशेष रोग तो नहीं कहूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी हैं जिस पर विचार करना होगा। अब अगर आपके घर में जैसे माता पिता, विशेषकर पिता को ब्लड प्रेशर की शिकायत हो, तो इस बालक को ब्लड प्रेशर की शिकायत होने वाली है। कुछ संभावना शुगर की भी इसकी कुंडली में मुझे साफ साफ दिखाई पड़ती है, और कुछ मामलों में कफ जन्य रोग और बाईं आंख से संबंधित परेशानी की शिकायत इस बालक की कुंडली में होगी। वैसे कोई बहुत बड़ा रोग इस लग्न के जातकों को नहीं होता, स्वस्थ होते हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा रोगी, अब कुंडली की और कोई कारण स्थिति होती हो तो अलग बात है, लेकिन बाकी स्वास्थ्य ठीक ही होता है। धन की स्थिति जिंदगी भर कैसी रहेगी, इस बालक की कुंडली में लाभेश जाकर के भाग्य भाव में और धनेश जाकर के कहां पर बैठे हैं, तो कुंडली के व्यय भाव में। धनेश का व्यय भाव में होना, आपने अभी हाल फिलहाल में मैंने दुर्योगों के बारे में बताया था, वो उच्च राशि में है, धन संचय तो नहीं होने देंगे, लेकिन मैंने बताया था कि धनेश कहीं भी हो जाए, लाभेश की स्थिति को भी देखिए, लाभेश भाग्य भाव में बैठे हैं और वर्गोत्तमी है, लाभ होता रहेगा, भले धन संचय न हो परंतु लाभ होता रहेगा। तो यह भी बहुत बड़ी बात है। अगर ये बालक डॉक्टर बन जाता है और इसकी इनकम इतनी होती रहती है, भले, अब जाहिर सी बात है, जब आप कोई बड़ी संस्था चलाएं, कोई काम करें, तो आपका व्यय अधिक भी जीवन काल में बना रहता है। ऐसा इस बालक के साथ भी हो तो कोई आश्चर्य नहीं है। तो धन संचयन में दिक्कत है, धनागमन में नहीं। आगे आपने पूछा है वैवाहिक जीवन और बच्चों की स्थिति। अभी तो ये खुद बच्चा है, इसको पढ़ने दीजिए, लेकिन अगर आपने पूछा है तो मैं बता देता हूं, सप्तम भाव में शुक्र और राहु की दृष्टि, सप्तम भाव पर राहु की दृष्टि और सप्तम के स्वामी पर राहु की दृष्टि है। और ये जातक देखा जाए तो वैसे तो जन्म लग्न और चंद्र लग्न किसी प्रकार से मांगलिक नहीं है, परंतु सप्तम भाव में शुक्र और राहु की दृष्टि, किसी दर्शिका ने कि पिछले दिनों एक सूत्र में बताया था कि अगर कुंडली मिथुन लग्न की हो तो यहां सप्तम पति देव गुरु बृहस्पति बन जाते हैं। विवाह से पूर्व चाहे वो जातक जैसा भी हो, लेकिन विवाह के बाद एक पत्नी व्रत ही करता है। हालांकि मैं इस सूत्र पर थोड़ा मुस्कुराया और थोड़ा सहमति भी मैंने रखा इस सूत्र के साथ। मिथुन लग्न है, भटकाव हो सकता है, लेकिन अगर आप लोगों ने कुंडली मिलाकर के विवाह इस जातक का किया तो निश्चिंत हो जाइए, दांपत्य जीवन सुखद होगा। लेकिन कुंडली मिलानी होगी, क्योंकि सप्तमगत शुक्र जो कि दांपत्य के कारक हैं वो भी पीड़ित हैं। भाव, भावपति और भाव कारक तीनों पीड़ित हो रहे हैं। सो बिना कुंडली मिलाए विवाह किया तो दांपत्य जीवन सुखद नहीं कहा जा सकेगा। संतान भाव पर गुरु की दृष्टि है, सो आपके उस प्रश्न के बारे में ज्यादा तर्क नहीं दूंगा। मैंने कहा था कि गुरु की दृष्टि कहीं से भी पड़ जाए संतान भाव पर, सो अगर कुंडली मिलाकर के विवाह की गई तो संतति प्राप्त होती है। आय का स्रोत, आपने अपने बालक को मेडिकल पढ़ाना शुरू कर दिया है, मुझे लगता है आय का स्रोत इसकी कुंडली में बना रहेगा। और मिथुन लग्न के लोग टिकते नहीं है किसी एक काम में, तो हो सकता है मेडिकल करने के बाद कहीं जॉब करे, जॉब के बाद खुद व्यापार करे और फिर कुछ और। जीवन काल में सोच में बदलाव होता रहेगा और कुछ ना कुछ नया करने की चाहत ऐसे जातक में उत्पन्न होती रहेगी। एक बात क्लियर कर देता हूं, लाभ के ये अनेकों रास्ते ढूंढता रहेगा, सो आपको इसकी चिंता नहीं करनी है। पैसा ये कहीं ना कहीं से आजीवन कमाएगा, क्योंकि इसका जीवन सुखपूर्वक बीतने वाला है। व्यय बहुत है इसके जीवन में, तो व्यय कब होगा, जब आए, सो आप निश्चिंत होइए। अचल संपत्ति, माता पिता की स्थिति, और आप आगे आपने पूछा है अचल संपत्ति की स्थिति, और फिर अंत में आपने पूछा ओवरऑल जिंदगी। सबको एक साथ ले लेता हूं। अचल संपत्ति की बात करें तो इस जातक की कुंडली में शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है चतुर्थ भाव पर। मेरा सूत्र याद करिए, भूमि भवन वाहन, ये बहुवचन में दे देते हैं, हालांकि घर का सुख नहीं लेने देते, घर से भागम भाग ही मचा रहता है। लेकिन ये तो अच्छी बात है, घर में बैठा रहे परंतु घर न हो, और घर से भागता फिरे लेकिन उसके पास खूब घर हो, कौन सा स्वीकार्य है? मुझे लगता है ज्यादातर लोग यही स्वीकार करेंगे कि घर खूब भले रहने को न मिले। तो यही होना है, भागम भाग मचा रहेगा, घर वगैरह संपत्ति सब है। मां के घर पर शनिदेव की दृष्टि और मां का कारक, मां का स्वामी जाकर के कुंडली के अष्टम में, मां का कारक जाकर के कुंडली के 12वें में, पिता के घर का मालिक जाकर के कुंडली के भाग्य में, पिता का कारक कुंडली के अष्टम में। अगर देखा जाए तो इस जातक की मां की सेहत का विशेष ख्याल रखना होगा। मां की सेहत में परेशानियों की स्थिति दिखाई पड़ रही है। वैसे मैंने पिता के लिए ब्लड प्रेशर की बात कही थी, तो आप अपनी सेहत का भी ख्याल रखिए। वैसे बाकी सब ठीक है। ओवरऑल आप इस बच्चे की कुंडली को पूछ रहे हैं, पुनः दोहरा देता हूं, मिथुन लग्न को ज्योतिष शास्त्र में बहुत श्रेष्ठतम लग्न माना गया है। निसंदेह ये लोग अपने जीवन काल में वो हासिल भले न करें, लेकिन इतना हासिल कर लेते हैं कि अपने कुल खानदान में श्रेष्ठतम इनको कहा जा सके। तो आप इस मामले में निश्चिंत होइए। और देव गुरु बृहस्पति अगर किसी के भाग्य भाव में बैठे हों, धर्म कर्माधिपति योग किसी की कुंडली में हो, यह योग ही अपने आप में पर्याप्त है। गुरु मंगल की युति को सर्वाधिक श्रेष्ठ योग कहा गया है, क्योंकि
मंगल पराक्रम है और गुरु ज्ञान, इनका संबंध बन जाए, जिसके पास ज्ञान होता है उसके पास पराक्रम नहीं, और जिसके पास पराक्रम होता है उसके पास ज्ञान नहीं, दोनों का संबंध हो जाए तो कहना ही नहीं, ये अपने आप में कल्प वृक्ष है, जो चाहिए वो मिल जाएगा। तो वो इस बालक की कुंडली में है। यहां पर केतु के संबंध से दिक्कतें आ भी जाएं, लेकिन मैं बता दूं कि धर्मकर्माधिपति योग के कारण यहां बहुत अच्छी स्थिति है, क्योंकि राहु भी अपने आप में बेहतर स्थिति में है। तो निश्चिंत हो जाइए। आपने पूछा कि कठिन समय कब, अब निकल रहा है, निकल जाने दीजिए। देवगुरु बृहस्पति आ रहे हैं, भले वो मिथुन लग्न में कारक नहीं है, लेकिन मैं जानता हूं वो बहुत अच्छा फल देंगे, क्योंकि वो भाग्य भाव में कारक होकर के बैठे हैं। तो आने वाला समय इस बालक के लिए बहुत बढ़िया है। और आपने बस सामान्य कुछ बातें लिखी हैं अभी की स्थिति, जो कि मैंने पूर्व में ही दर्शा दिया। शादी आपने पूछी कैसी, मैंने बताया कुंडली मिलाकर के बहुत बढ़िया। देखिए, इस बालक की कुंडली को अगर पूरी तरह से एक बार देख करके मैं कहूं, तो चाहे वो नौमांश चक्र हो इस बालक का या जन्मांक, दोनों ही स्थितियों को देखने के बाद मैं ये कह सकता हूं ये कुंडली बहुत अच्छी है। शनिदेव के बारे में सदैव आप जानते होंगे, कुंडली के केंद्र के किसी भी घर में बैठ जाएं या यहां पर बैठ करके लग्न से संबंध बना लें, जातक के जीवन काल में एक परेशानी अवश्य आती है। और वो क्या है? वो परेशानी है कभी भी किसी मामले में जल्दी रिजल्ट नहीं मिलता, हर मामले में देरी होती है। अब मिथुन लग्न का है ये, तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि बिल्कुल मेष और वृश्चिक जैसा है, धैर्य है ही नहीं, लेकिन फिर भी इसके अंदर भी धैर्य की कमी है। इसको जो चाहिए ताव पर चाहिए, तुरंत चाहिए, और उसमें इसको असफलता होगी। तो अपने बच्चे को धैर्य सिखाइए, क्योंकि अगर अपने बच्चे को आप जीत दिलाना चाहते हैं तो इसकी राशि के तरफ इसको ले जाइए। लग्नपति अष्टम में और राशिपति जो शुक्र बनते हैं, इस लग्न के सर्वाधिक योग कारक ग्रह बनकर के सप्तम भाव में बैठे हैं। विवाह के बाद इस जातक का विशेष विकास होगा। तो दो बातें आपको ध्यान में रखनी है। पहला, इस बच्चे को मोटिवेट करिए, आत्मविश्वासी बनाइए, इसलिए कि आत्मविश्वास के साथ काम करे। दूसरा, धैर्य इसके जीवन काल में लाइए। तीसरा, विवाह के बाद इसका श्रेष्ठ भाग्योदय होगा। सो समय रहते ही बहुत इंतजार मत करिएगा, विवाह आप कर दीजिएगा, क्योंकि शुक्र सप्तम में बैठे हों तो विवाहोपरांत श्रेष्ठ भाग्योदय होता है। अब रही बात इस कुंडली में, चाहे वो अंगारक योग या चांडाल योग की स्थिति हो, मैं सलाह दे दूं इसके चक्कर में न पड़े, इसकी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। दूरी काफी होने के कारण इसमें कोई चिंता नहीं। पूजा पाठ उपाय करके ये बालक अपने जीवन काल में सब कुछ हासिल कर सकेगा। शुक्र इसकी कुंडली में 24 अंश 38 कला के साथ मृत अवस्था में चले गए हैं, बैठे खुद के नक्षत्र में हैं, इसलिए सडबल में सबसे बली ग्रह हैं। मैं इस बालक की कुंडली में शुक्र को सर्वाधिक बलवान करना चाहूंगा। अब ये शुक्र चूंकि मृत अवस्था में चले गए हैं, सो मृत अवस्था में होने के कारण कहीं ना कहीं स्थिति कमजोर पड़ेगी। क्यों? क्योंकि लग्नेश का अष्टमस्थ होना और इस लग्न के सर्वाधिक योग कारक ग्रह सूर्य शुक्र का इस कुंडली में मृत अवस्था में चले जाना इस पूरी कुंडली को कमजोर करेगा। तो हमें दो काम करना होगा, लग्नेश और इस कुंडली के सर्वाधिक मुख्य ग्रह शुक्र को बलवान करना। अगर हमने ये दो काम किया तो सडबल में बाकी ग्रहों का बल बहुत अच्छा है। नौमांश में सूर्य सिंह राशि में बैठे हैं, आत्मविश्वास मिथुन लग्न वालों में वैसे भी होता है, ज्यादा किसी चिंता की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पहला काम, इस बालक से सूर्य अर्घ्य दिलवाना शुरू कराइए, चाहे हॉस्टल में हो या घर में, जहां भी रहे इसको एक आदत दिलवाइए। वैसे भी ये बालक धर्म में रुचि लेगा, धर्म से ये भागेगा नहीं, क्योंकि देवगुरु बैठे हैं। तो धर्म करने वाला होगा, तो धर्म का रूप में इसके अंदर संस्कार पिरो दीजिए, सूर्य को अर्घ्य प्रदान करे। दूसरा, इस बालक के इष्ट देवता के रूप में भगवती जगदम्बा दुर्गा जी हैं, उनकी आराधना बालक से कराइए। आप लोग चाहें तो इस बालक के लिए खुद भी दुर्गा जी की आराधना कर सकते हैं, उससे फायदा मिलेगा। और गणेश जी की आराधना से वर्तमान जो राहु की महादशा इत्यादि चल रही, जिससे कष्ट हो रहा है, जिसके चलते चिड़चिड़ापन, मन न लगाना, कहीं भी इसका मन स्थिर नहीं हो पा रहा है, वो भी ठीक हो जाएगा। क्या क्या करना है? गणेश जी की आराधना, दुर्गा जी की आराधना, भगवान सूर्य की आराधना, 3 पूजा इस बालक के लिए आप भी कर सकते हैं संकल्प लेकर के, बच्चे से भी करा सकते हैं। मेरी राय होगी बच्चे से कराएंगे, संस्कार इसके अंदर पड़ेगा। रत्न की अगर हम बात करें तो बुध अष्टम में बैठे हैं। वैसे तो लग्नेश का रत्न पहनाने में कोई बहुत चिंता नहीं है, पर मैं छोड़ देता हूं, क्योंकि गणेश जी की आराधना करेंगे, उसी से काम हो जाएगा। इससे हम शुक्र का रत्न पहनाएंगे। अब सवाल उठता है कि शुक्र का रत्न पहनाया और राहु की दृष्टि शुक्र पर है, वैसे ही ये मिथुन लग्न का है, बहुत जल्दी इसका चरित्र भटकने वाला है, भटकाव इसके अंदर बहुत जल्दी आएगी। तो क्या हमें शुक्र का रत्न धारण कराना चाहिए? तो मैं सलाह दूंगा पहना तो सकते हैं, क्योंकि शुक्र मृत अवस्था में है, तो नुकसान ज्यादा नहीं है। तो आप इस बच्चे को एक उपल, शुक्र का उपरत्न है, लगभग 7.25 रत्ती का, इस तर्जनी उंगली में शुक्रवार के दिन सूर्योदय से 1 घंटे तक, जबकि शुक्र की होरा हो, धारण करा दीजिए। इससे इस बालक को फायदा मिल जाएगा। और बाकी मैंने जो 3 पूजा बालक के लिए बताई, वो तुरंत से शुरू कराइए, बाकी किसी तरह की समस्या नहीं। अब बारी आती है क्यमद्रुम योग की, जो इस कुंडली में नुकसान पहुंचाने का काम करेंगे। चंद्रमा मन है, और पूरी कुंडली में, किसी की भी कुंडली में 65% समस्याओं के जिम्मेवार के रूप में मैंने सूर्य और चंद्रमा की बात कही है।
इस बालक की कुंडली में भी कमोबेश यही स्थिति है कि सूर्य जाकर के कुंडली के अष्टम भाव में बैठ गए, और चंद्रमा की हम बात करें तो कुंडली के 12वें भाव में, और उन पर शनि की भी दृष्टि पड़ रही है। तो सूर्य तो फिर भी ठीक है, लेकिन चंद्रमा कमजोर। भोलेनाथ के मंदिर में जातक की माता जाएं और जाकर के शिव जी को दूध अर्पित करें सोमवार के सोमवार। नोट करिए, सोमवार के सोमवार शिव जी को दूध जाकर के चढ़ाएं ताकि केमद्रुम योग शांत हो सके। बस इतने ही उपाय से आपके बालक का जीवन ठीक हो जाएगा। राहु आखिरी चरण में है, अतः लाजवर्त पहनने की सलाह अब नहीं दूंगा, क्योंकि अंतिम चरण है, निकल जाएगा तो निकल जाने दीजिए, बाकी कुछ करने की आवश्यकता नहीं। गणेश जी की आराधना से राहु खुद ब खुद शांत हो जाएंगे और अच्छा फल देने लगेंगे। तो बस ये जो आपके प्रश्न थे, इन प्रश्नों का मैंने लगभग हर प्रश्न का जवाब दे दिया, कोई ऐसा प्रश्न नहीं, बाकी कुंडली का जो भी तथ्य था आपको समझा दिया। प्रिय दर्शकों, अब आपकी बारी। यदि आप इस जन्म कुंडली में कुछ देख रहे हैं, आपको लगता है कि नहीं कुछ और भी बताना चाहिए हमें, आप पूरी तरह स्वतंत्र हैं, कमेंट में आपका स्वागत है। आप इस जन्म कुंडली के संदर्भ में कुछ भी कहना चाहें, अच्छा ही बताइएगा, मैं बुरा के पक्ष में बहुत ज्यादा नहीं होता हूं। वैसे तो जो भी बुराइयां थी वो दर्शा दिया है मैंने, फिर भी अच्छाई जो भी हो वो बताने से आप न रुकिए अपने आप को रोकने की जरूरत नहीं है, जरूर आप खुल करके अच्छाई बताइए। आज के लिए बस इतना है, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।